गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ वेदांक उपाध्याय। एंड आज से हम एक नई सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जो कि है माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी में सेमेस्टर थर्ड में टोटल 4 यूनिट है और उसमें और हम चारों यूनिट को एक एक करके कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 से, क्योंकि ये वो यूनिट है जिसमें से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और ये चांसेस है कि क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। तो इसमें हम आज दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी और दूसरा है इम्यूनिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है? तो देखिए, किसी भी वर्ड के आगे हाइपर या हाइपो लग जाता है तो वो एक एबनॉर्मल कंडीशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब हम बात किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं? इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा यूनिट का नाम है इम्यूनिटी, तो हम किसके बारे में बात करेंगे? इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। तो हाइपर सेंसिटिविटी किससे रिलेट करेंगे हम? इम्यूनिटी से। वही चीज़ है। और हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिवेट हो रहा है तो वो कब होगा? पहली बात, एक्टिवेट कब होता है? एक्टिवेट जब होता है जब बाहर से कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है और वो नॉर्मल रिएक्शन करने की जगह हाइपरली एक्टिवेट होकर उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है। उसी को ही हम हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। It refers to an abnormal immune reaction which is induced by immune system in response to repeated exposure of antigen। एंटीजन के रिपीटेड एक्सपोजर की वजह से। ठीक है, वही चीज़ है जो मैंने थोड़ी देर पहले समझाई। हाइपर सेंसिटिविटी इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी ड्यूरिंग एलर्जी कंडीशन। अब देखिए, ससेप्टिबिलिटी को बढ़ाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई पर्सन है जिसे डस्ट से एलर्जी है, तो वो थोड़ी सी भी ऐसी जगह पे जाएगा ना जहाँ पे थोड़ी सी भी डस्ट है तो उसके कंटिन्यू छींक आना स्टार्ट हो जाएगी। ये क्या है? एक तरीके से हाइपर सेंसिटिविटी है। ठीक है, हम बात करते हैं मैकेनिज्म हाइपर सेंसिटिविटी की क्या होती है। हाइपर सेंसिटिविटी इज अ रिएक्शन विच अपीयर विद इन अ मिनट, आर मीडिएटेड बाय एंटीबॉडी, आर इमीडिएट, while other type is slow time taking and are cell mediated are delay। यार ये समझ नहीं आया, तो देखिए इसको थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। देखो, हाइपर सेंसिटिविटी की इसमें हमने मैकेनिज्म के बारे में जाना कि मैकेनिज्म क्या है। तो देखो, हाइपर सेंसिटिविटी ये रहे, ये दो तरीके से काम करता है। मैकेनिज्म क्या मैकेनिज्म क्या होता है? काम करने का तरीका। तो दो तरीके से हाइपर सेंसिटिविटी काम करती है। या तो करे जल्दी से जिसे हम इमीडिएट बोलते हैं, या फिर करे धीरे धीरे जिसे हम बोलते हैं डिलेड। ठीक है, इमीडिएट होगी वो क्या करेगी? वर्क विद इन अ मिनट्स, यानी 1 मिनट के अंदर काम करना स्टार्ट कर देगी। डिले होगी वो क्या करेगी? स्लोली वर्क करेगी या टाइम टेकिंग करेगी। अब जो इमीडिएट है वो किससे मीडिएट होती है? एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है, एंटीबॉडी से मीडिएट होती है। जबकि जो डिलेड वाली है ये सेल मीडिएटेड होती है। इसी चीज़ को उसमें लिख रखा है कि जो हाइपर सेंसिटिविटी है दो तरीके से काम कर सकती है, यानी उसके दो मैकेनिज्म है, इमीडिएट मैकेनिज्म और डिलेड मैकेनिज्म। ठीक है, इमीडिएट मैकेनिज्म होता है वो वर्क करता है विद इन अ मिनट में, जबकि डिलेड वाला होता है वो स्लो एक्टिंग होता है और थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, इमीडिएट वाला है वो एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है। मीडिएटेड यानी किसके थ्रू वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इमीडिएट किसके थ्रू वर्क करता है? एंटीबॉडी के थ्रू। डिलेड वाला किसके थ्रू वर्क करता है? सेल के थ्रू, यानी सेल मीडिएटेड होता है। ठीक है, यही चीज़ को यहाँ लिख रखा है, वापस देख लेते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी इज अ रिएक्शन विच कैन बी अपीयर विद इन अ मिनट्स। यदि वो विद इन अ मिनट अपीयर हो रही है तो वो मीडिएटेड होगी एंटीबॉडी से, जो कि अभी बताया। और आर इमीडिएट, जल्दी से होगी इसलिए इमीडिएट नाम दे दिया। जबकि जो दूसरा टाइप है वो स्लो है, टाइम टेकिंग है और वो सेल से मीडिएटेड होता है, इसीलिए उसको डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी बोला है। ठीक है, अब ये थे मैकेनिज्म के टाइप, ये उसके टाइप्स नहीं थे हाइपर सेंसिटिविटी के, ये केवल मैकेनिज्म थे कि किस मैकेनिज्म के थ्रू जाती है हाइपर सेंसिटिविटी। तो अब टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। टोटल 4 टाइप्स की होती है। ठीक है, एनाफाइलेटिक, साइटोटॉक्सिक, इम्यून कॉम्प्लेक्स और सेल मीडिएटेड। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टार्टिंग के जो ये 3 हैं, जो स्टार्टिंग के 3 टाइप्स है, एनाफाइलेटिक, साइटोटॉक्सिक, इम्यून कॉम्प्लेक्स, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हैं इमीडिएट एक्टिंग, यानी इमीडिएट, ये जल्दी से विद इन अ मिनट काम करते हैं। तो किससे मीडिएटेड होंगे ये? ये होंगे एंटीबॉडी मीडिएटेड। लास्ट वाला है, इसका नाम ही है सेल मीडिएटेड, यानी ये कैसा टाइप का होगा? डिलेड टाइप का होगा। यही चीज़ को हमने आगे लिख रखा है कि ABCR इमीडिएट टाइप, D इज डिलेड टाइप। ओके, अब नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं, एनाफाइलेटिक रिएक्शन। सबसे पहला आएगा हमारे पास एनाफाइलेटिक रिएक्शन। क्या होती है ये? देखिए, ये ह्यूमरल टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी होती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गया इस जगह कि जो हमारे पास एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है, यानी जो इमीडिएट टाइप की होती हैं, उन्हीं को ही हम ह्यूमरल मीडिएटेड भी बोलते हैं। यानी जो एंटीबॉडी मीडिएटेड होगी उसका दूसरा नाम क्या होगा? ह्यूमरल मीडिएटेड। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ह्यूमरल टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी एनाफाइलेटिक रिएक्शन। ओके, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी भी ओके, समझ में आया। इसलिए अकर ड्यू टू IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? एंटीबॉडी है, सॉरी एंटीबॉडी है। अब एक बात देखिए, एंटीबॉडी मीडिएटेड थी ये,
बोला था ना, यानी एंटीबॉडी के थ्रू वर्क कर रही है, और ये कौन सी है, IgE, इसकी वजह से ही वर्क करेगी, जो कि हम आगे इसमें देखेंगे इस पैराग्राफ में। ठीक है, तो किससे मीडिएटेड हो रही है, एंटीबॉडी मीडिएटेड, और एनाफाइलेटिक रिएक्शन है तो कौन सी एंटीबॉडी आएगी, IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन E, और साथ में कौन सी सेल होगी, मास्ट सेल। ठीक है, अब देखते हैं IgE फिक्स ऑन अ सरफेस ऑफ सेल, और कौन सी सेल होगी, मास्ट सेल। एन एंटीजन कंबाइन विद सेल फिक्स्ड एंटीबॉडी लीड टू रिलीज ऑफ सम केमिकल मीडिएटर और फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंस पास प्रोस्टाग्लैंडिन। अच्छा देखिए, इसको ऐसे नहीं, इसको इस तरह से समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे सेल है, ठीक है, ये एक सेल हो गई, इसका नाम क्या है, मास्ट सेल, हमारे पास कौन सी सेल, मास्ट सेल। ठीक है, यहाँ पे आके IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन E आके बैठ गई। ठीक है, अब ये एक एंटीजन आया, एंटीजन है, वो क्या करेगा, इस जो एंटीबॉडी है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, उसके साथ जुड़ जाएगा, मिक्स हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, इससे जाके अटैच होगा, बस कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो टाइप 3 में होगा। ठीक है, यदि एंटीजन आके एंटीबॉडी के साथ मिक्स चिपक जाता है या फिर केवल साथ में जाके बैठ जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से एज अ रिजल्ट वो जिस सेल के ऊपर बैठी हुई थी एंटीबॉडी, उससे कुछ केमिकल मीडिएटर्स निकलवाता है, केमिकल मीडिएटर्स या फिर फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंस लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, इन सबको रिलीज करवाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। वापस देख लीजिए, एक ये सेल थी, कौन सी सेल, मास्ट सेल, इसके ऊपर एक एंटीबॉडी बैठी थी, कौन सी, इम्यूनोग्लोबुलिन E, एक एंटीजन आया, एंटीजन एंटीबॉडी के साथ जाके चिपक गया, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, केवल चिपक गया, और उस चिपकने की वजह से क्या हुआ, जो ये मास्ट सेल है, इसमें से कुछ केमिकल का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो गया, कौन कौन से, प्रोस्टाग्लैंडिन या फिर हिस्टामिन, इसी को ही हम एनाफाइलेटिक रिएक्शन या एनाफाइलेटिक शॉक बोलते हैं। ठीक है, यही यहाँ पे बताया है। क्या है ये, एक सेकेंड, हाँ क्या है यहाँ पे, हेयर IgE फिक्स ऑन अ सरफेस ऑफ सेल। ठीक है, एंटीजन कंबाइंड विद सेल फिक्स्ड एंटीबॉडी, ओके, लीड टू रिलीज ऑफ सम केमिकल मीडिएटर फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंसेस, जैसा कि एनाफाइलेटिक शॉक, एलर्जी का अस्थमा में देखा जाता है। ठीक है, डन, ये भी हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप 2, जिसको हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक। अब देखो नाम से पता लग रहा है, साइटोटॉक्सिक, साइटो मतलब सेल, टॉक्सिक मतलब डिस्ट्रक्शन, यानी सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाना। ठीक है, ये भी ह्यूमरल टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, यानी ह्यूमरल टाइप की होती है, ये भी इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी होती है, ओके, क्योंकि ये एंटीबॉडी से मीडिएट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एंटीबॉडी अटैक ऑन एंटीजन जो कि पहले से ही सेल के ऊपर प्रेजेंट है, बाय बाइंड इट इन रेस्पॉन्स IG डिस्ट्रॉय एंटीजन अलॉन्ग विद सेल। अरे यार देखो, टाइप 1 में हमारे पास क्या था, टाइप 1 में हमारे पास था कि यहाँ पे सेल बैठी है, इसके ऊपर एक एंटीबॉडी है IgE, वो आई, और जो एंटीजन है वो आया, चिपका, और उसकी वजह से केमिकल मीडिएटर निकल गए। ये तो था टाइप 1 में। लेकिन यदि टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 में ये हमारे पास कोई सेल है, इसके ऊपर एंटीजन फिक्स है पहले से, वहाँ एंटीबॉडी थी, यहाँ एंटीजन पहले से फिक्स है। एंटीबॉडी आई इसके पास बैठी, और उसने क्या किया, उसने देखा कि अच्छा ये एंटीजन है, उसने पूरी सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने केवल एंटीजन को डिस्ट्रॉय नहीं किया, पूरी सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, यानी कि खुद की सेल्स को अफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी को बोलते हैं हम साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, ये किस में देखा जाता है, ये हमारे पास देखा जाता है रिमेटिक फीवर में। ठीक है, रिमेटिक फीवर में, बिल्कुल। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स, जिसको टाइप 3 भी बोलते हैं। ये क्या है, देखिए ये भी इमीडिएट टाइप का था, यानी ह्यूमरल टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी होगी, इमीडिएट होगी। इट इज़ अकर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ना तो टाइप 1 में कॉम्प्लेक्स बना, ना ही टाइप 2 में कॉम्प्लेक्स बना, टाइप 3 में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइपर सेंसिटिविटी के किस टाइप में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, तो टाइप 3 में, ना 1 में ना 2 में। ठीक है, हेयर एंटीबॉडी अटैक ओवर एंटीजन बट नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब एंटीबॉडी एंटीजन के साथ ऊपर अटैक तो करती है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं करती, ना तो सेल को डिस्ट्रॉय कर रही है ना ही एंटीजन को। यदि सेल को डिस्ट्रॉय कर रही है तो साइटोटॉक्सिक, और एंटीजन के साथ काम करके कुछ केमिकल मीडिएटर निकलवा रही है तो टाइप 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रही है, इंस्टेड इट फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद एंटीजन दैट अफेक्ट सेल ऑन विच एंटीजन प्रेजेंट। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक ये हमारे पास नॉर्मल सेल थी, ठीक है, यहाँ पे एंटीजन बैठा हुआ था, एंटीबॉडी आई, उसने ना तो सेल को डिस्ट्रॉय किया ना एंटीजन को डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, वो जाके एक कॉम्प्लेक्स बनाया, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, और जो ये कॉम्प्लेक्स है ये इस सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। टाइप 2 और टाइप 3 में दोनों में एक डिफरेंस है कि एंटीबॉडी यदि सेल को डिस्ट्रॉय कर दे
सेल और एंटीजन को, तो वो हो गया टाइप सेकंड। लेकिन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जब बनने उसके बाद सेल डिस्ट्रॉय हो तो वो हो गया टाइप थर्ड। ये पता कैसे लगेगा, जब हम एनालिसिस करेंगे तो एक में तो केवल एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी तो हम बता सकते हैं टाइप सेकंड है, और जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट हो और सेल डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसमें हम बता देंगे टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी है। ठीक है, लास्ट हम बात करते हैं सेल मीडिएटेड। देखो नाम से पता लग रहा है सेल मीडिएटेड यानी डिले होगी। ठीक है, सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी है ही। इट जनरेटेड इन रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन के रेस्पॉन्स में जनरेट होता है। ठीक है, हेयर सेल CD4 जिसको अपन टी हेल्पर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, और CD8+ यानी साइटोटॉक्सिक टी सेल भी बोलते हैं इसको। टी सेल 4 टाइप की होती हैं जिसमें से टी हेल्पर सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल का हमने इसमें यूज़ किया है। पार्टिसिपेट ऑन द प्लेस ऑफ एंटीबॉडी एंड डिस्ट्रॉय टिश्यू। ठीक है, और जगह पे क्या हो रहा था, ये सेल थी, यहाँ पे एंटीजन आया, एंटीबॉडी आके इसको डिस्ट्रॉय कर रही थी, या तो कॉम्प्लेक्स बना रही थी या फिर बिना कॉम्प्लेक्स बनाए सेल को भी उड़ा रही थी, या फिर ना तो सेल को डिस्ट्रॉय कर रही थी ना ही एंटीजन को, लेकिन कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज करवा रही थी, ये कर रही थी। यहाँ पे क्या होगा, एंटीबॉडी नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी टी सेल। ठीक है, टी सेल में भी कौन सी, टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल, वो आके इस एंटीजन को या एंटीबॉडी को एंटीजन को और जो सेल है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगी। ठीक है, ये कौन सी हो गई, सेल मीडिएटेड यानी सेल के थ्रू हो रहा है। बाकी सब में एंटीबॉडी के थ्रू हो रहा था तो उसको हमने एंटीबॉडी मीडिएटेड बोला था। ठीक है और ये डिलेट टाइप की होती है। अब एक काम करते हैं, दोनों मैकेनिज्म हमने पढ़ा ना, तो दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, अपीयर एंड रिड्यूस रैपिडली। देखो जो जल्दी आएगा वो जल्दी जाएगा, सीधी सी बात है। तो ठीक है, अपीयर्स एंड रिड्यूस रैपिडली, जल्दी आएगी और जल्दी जाएगी। इंड्यूस बाय एंटीजन, ठीक है, किससे इंड्यूस होती है, एंटीजन से इंड्यूस होती है। हैप्टन बाय एनी रूट, किसी भी रूट के थ्रू जा सकती है ये। ठीक है, एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन होती है, हमने अभी बता ही दिया था यार, एंटीबॉडी आ रही थी। ठीक है, स्पेसिफिक, जिसमें भी एनाफाइलेटिक रिएक्शन में तो स्पेसिफिकली IgE इम्यूनोग्लोबुलिन E आ रही थी। ठीक है, सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी प्रेजेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन, जो आसपास, ऐसा तो है नहीं कि भाई एंटीजन आया तब एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट हुआ, नहीं यार, पहले से जो प्रेजेंट थी वही आएंगी ना, तो जो सर्कुलेट कर रही थी वही आएगी। ठीक है, पैसिव ट्रांसफर वाया सीरम इज पॉसिबल, इसमें हम पैसिव ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि ब्लड में प्रेजेंट होती है तो सीरम के थ्रू ट्रांसफर किया जा सकता है। डिसेंसिटाइजेशन इज इजीली बट शॉर्ट लिव, इसमें ये जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, उनका डिसेंसिटाइजेशन यानी हाइपर सेंसिटिविटी को रोकना वो ईजी होता है लेकिन थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट लिव्ड होता है वो। ठीक है, अब बात करते हैं डिलेड टाइप के बारे में। जैसे उसमें हमने बताया था जल्दी आई तो जल्दी गई, तो ये अपीयर्स भी स्लो होगा और लॉन्ग लास्टिंग भी होगी, यानी एक जल्दी आया वो जल्दी निकल गया, ये लेट आएगी और लेट जाएगी। ठीक है, वो किससे हो रहा था, वो एंटीजन से इंड्यूस हो रहा था, ये जबकि होती है इन्फेक्शन से होती है। ठीक है, इंड्यूस किससे होती है, इन्फेक्शन से। हैप्टन बाय इंजेक्शन और स्किन कांटेक्ट, वो तो किसी भी रूट से हो रही थी, ये किस से हो रही है, स्किन कांटेक्ट और इन्फेक्शन से, इंजेक्शन से, सॉरी। ठीक है, ये सेल मीडिएटेड है। ओके, पैसिव ट्रांसफर बाय लिम्फोसाइट एंड ट्रांसफर इज पॉसिबल। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें तो था कि हमारे पास सीरम से मतलब कि जो ब्लड है उससे पैसिव ट्रांसफ़र हो सकता था, इसमें केवल लिम्फोसाइट से ट्रांसफ़र हो सकता है। डिसेंसिटाइजेशन उसमें इजी था, लेकिन इसमें क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, और यदि डिलेड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है, उसका हमने डिसेंसिटाइजेशन कर दिया, वैसे तो डिफ़िकल्ट है लेकिन यदि कर दिया तो लॉन्ग लास्टिंग होगा। जबकि इमीडिएट वाली का क्या था, जल्दी हो सकता था, ईजी था और वो जल्दी ही चल जाता था, यानी अर्ली लास्टिंग था या फिर शॉर्ट लिव था। ठीक है, लास्ट हम बात करें, इसमें मोनोन्यूक्लियर सेल कलेक्शन अराउंड द ब्लड वेसल इज अकर, मतलब कि मोनोन्यूक्लियर सेल होती है उनका कलेक्शन ब्लड वेसल के चारों तरफ हो जाता है, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी में देखा गया है। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं इम्यूनाइजेशन के बारे में। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, तो इम्यूनाइजेशन एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। ठीक है, और आर्टिफिशियल प्रोसेस किस चीज़ की है, इम्यूनिटी को प्रोवाइड करवाने की। ठीक है, तो इट इज़ एन आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग इम्यूनिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज। अब स्पेसिफिक डिजीज बोला मैंने, तो इम्यूनाइजेशन क्या हो गई, एक स्पेसिफिक प्रोसेस हो गई। ठीक है, इम्यूनाइजेशन क्या है, एक स्पेसिफिक प्रोसेस है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि हम कोई एक वैक्सीन लगा रहे हैं, जैसे कि OPV ओरल पोलियो वैक्सीन हम बच्चे को पिला रहे हैं, तो वो किसके अगेंस्ट वर्क करेगी, वो केवल और केवल पोलियो जो वायरस है उसके अगेंस्ट ही वर्क करेगी। ऐसा नहीं है कि वो भाई TB के बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी वर्क कर रही है या फिर डिफ्थीरिया के जो बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट वर्क कर रही है, नहीं, वो केवल और केवल पोलियो के अगेंस्ट ही वर्क करेगी। इसका मतलब है जो वैक्सीन है या इम्यूनाइजिंग एजेंट है वो स्पेसिफिक होते हैं। तो प्रोसेस ऑफ इम्यूनाइजेशन भी क्या हो गई, प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी दैट इज इम्यूनाइजेशन, वो भी क्या हो गई, स्पेसिफिक हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्सीन स्टिमुलेट बॉडीज ऑन
ओके सॉरी ये रह गया, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन इज मेड इम्यून और रेजिस्टेंस टू एन इन्फेक्शियस डिजीजेस। ओके ये भी ठीक है। वैक्सीन स्टिमुलेट बॉडीज ओन इम्यून सिस्टम टू प्रोटेक्ट अ पर्सन। देखो इस लाइन को समझेंगे हम आगे अच्छे से, जब हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं, ये बताया है कि जो वैक्सीन है वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाती है। इसीलिए वैक्सीन कैसे टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है? आर्टिफिशियल, एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल, एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। आर्टिफिशियल क्यों? क्योंकि प्रोसेस आर्टिफिशियल है। एक्टिव क्यों? क्योंकि इसमें इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। एक्वायर्ड, एक्वायर्ड देखो दो टाइप की इम्यूनिटी होती है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे इसलिए, और आई मतलब इम्यूनिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या होती है? इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय होस्ट अगेंस्ट एनी इंजरी, इन्फेक्शन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोई भी इंजरी हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाए, उसके अगेंस्ट जो भी इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है या फिर रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है होस्ट सेल के द्वारा या होस्ट का इम्यून सिस्टम के द्वारा, उसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। ये क्लासिफिकेशन बेस्ट क्लासिफिकेशन है। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट, अब देखो इन्नेट का जो वर्ड मीनिंग होता है वो होता है बाय बर्थ, यानी कि इन्नेट इम्यूनिटी हमेशा बर्थ से प्रेजेंट रहेगी। ये दो टाइप की होती है, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो दो टाइप की होती है, एक्टिव और पैसिव। जैसे कि मैंने बताया था, एक्टिव नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियल भी होती है, पैसिव नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियल भी होती है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होगी? देखो इन्नेट इम्यूनिटी को मैंने अभी बोला था बाय बर्थ। ठीक है, तो बेसिक इम्यूनिटी दैट मे बी जेनेटिकल पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब यदि कोई बच्चा है जिसमें इम्यूनिटी पहले से ही प्रेजेंट है, तो वो कहाँ से आई होगी? उसके जो पुरानी जनरेशन, उसके मतलब मदर फादर से आई होगी। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो इम्यूनिटी ट्रांसफर होती है वो होती है इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, सच इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस आर possessed by birth. ओके, द वर्ड मीनिंग ऑफ innate इज बाय बर्थ। डन। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में? अच्छा ओके, एक लाइन और है गई, इट में भी स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक कब है? जब एक पैथोजन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, और जब जनरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है तब ये नॉन स्पेसिफिक है। यानी कि अभी हमने टाइप देखे थे, ठीक है, इन्नेट के दो टाइप थे, एक हो गया नॉन स्पेसिफिक और एक हो गया हमारे पास स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक कब है इन्नेट इम्यूनिटी? जब वो किसी एक स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट वर्क कर रही है। लेकिन कोई एक इन्फेक्शन है जिसमें सारे पैथोजन आ रहे हैं तो वो नॉन स्पेसिफिक हो जाएगी। ठीक है, मतलब शायद मैंने थोड़ा गलत बोल गया, एक सेकेंड। यदि इन्नेट इम्यूनिटी किसी भी एक पैथोजन के अगेंस्ट वर्क कर रही है तो वो हो गई स्पेसिफिक। जैसे टीबी के बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करेगी तो वो हो गई स्पेसिफिक इन्नेट इम्यूनिटी उस वक्त। ठीक है, लेकिन यही इन्फेक्शन हो गया और बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ आ गए तो वो क्या करेगी? नॉन स्पेसिफिकली वर्क करेगी। ऐसा नहीं है कि वो अब टीबी के अगेंस्ट वर्क करेगी, नहीं, अब वो सबको उड़ाएगी, मतलब सबके अगेंस्ट वर्क करेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इन्नेट इम्यूनिटी की। कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि इन्नेट इम्यूनिटी को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, सबसे पहले हो गया एज। टू एक्सट्रीम लाइफ कैरी हाई ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। यानी कि देखो सीधी सी बात है, एज में या तो बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा हो, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो आदमी, है ना। तो ऐसे देखा जाए कि जो 5 साल है उससे कम वाली एज वाले बच्चे, यानी 5 साल से कम की एज के और 50 साल से ज़्यादा की जो एज के पर्सनस होते हैं, उनमें जो इम्यूनिटी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी होती है, वो काफ़ी लेस डेवलप होती है। जैसे कि 5 साल से कम वाले बच्चों में लेस डेवलप होगी और 50 साल से ज़्यादा वालों में क्या होता है? वो कम हो जाती है। उसकी एक तरीके से देखा जाए तो एक्सपायरी डेट हो जाती है उसकी, है ना, ऐसा बोला जाए तो, कि टू एक्सट्रीम लाइफ या तो बहुत ज़्यादा छोटा हो या बहुत ज़्यादा बड़ा हो, ये दोनों ही क्या होते हैं? हाईली ससेप्टेबल होते हैं किससे? इन्फेक्शियस डिजीज से। अब ससेप्टेबिलिटी ऑफ फीटस इज लो ड्यू टू इमेच्योरिटी ऑफ इम्यून सिस्टम। जो फीटस होता है उसकी एक तरीके से देखा जाए ससेप्टेबिलिटी है वो क्या होगी? कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि इमेच्योर है क्या? इम्यून सिस्टम। ससेप्टेबिलिटी ऑफ ओल्ड पर्सन इज लो ड्यू टू ग्रेजुअल वेनिंग और डिक्रीजिंग इम्यून सिस्टम। यानी वही बता रहा हूँ कि धीरे धीरे एक्सपायरी डेट के आसपास पहुँच रहे हैं इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जेंडर या सेक्स के बारे में। मेल और फीमेल में देखा जाए तो इम्यूनिटी मेल की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। यहाँ पे भी देखो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मोनल डिसऑर्डर के बारे में। हार्मोनल डिसऑर्डर क्या होता है? सर्टेन हार्मोन डिसऑर्डर लाइक डायबिटीज मेलाइटस, एड्रेनल डिसफंक्शन एंड हाइपोथायरॉयडिज्म आल्सो इनहांस ससेप्टिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, जैसे थाइमस होती है, थाइमस जो हमारी ग्लैंड होती है वो
जैसे 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 एज बढ़ती है उसकी साइज़ कम होना स्टार्ट हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज़ होती है। तो जितनी ज़्यादा थाइमस मतलब जितनी ज़्यादा साइज़ की थाइमस उतना अच्छा। अब ऐसा भी नहीं कि हाइपर हो गई, ठीक है, तो वो हाइपर था मतलब अलग हो जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर के बारे में। मेल न्यूट्रिशन डिप्रेस ऑल टाइप ऑफ इम्यूनिटी। देखो जिसमें इम्यूनिटी कब आएगी, मतलब हमारी सेल कब फंक्शन करेगी, जब हमारे पास खाना होगा। यदि खाने के लिए कुछ नहीं है तो सेल भी कहेगी भाई हमको पहले रेंट दो, उसके बाद हम वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये भी होता है कि माल न्यूट्रिशन में जो इम्यूनिटी है वो डिप्रेस हो जाती है। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने हाइपर सेंसिटिविटी के मैकेनिज्म को देखा था, ऐसे ही हम बात करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी के मैकेनिज्म को। तो देखो इसमें 5 होते हैं: फिजिकल फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, साइटोकाइनिन बैरियर, सेलुलर बैरियर और इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और फीवर। काम कैसे करती है, अब देखो जैसे कि हम आगे देखेंगे जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो तो भाई टी सेल, टी लिम्फोसाइट या फिर अलग अलग सेल के थ्रू वर्क कर सकती है, या फिर जो इम्यूनोग्लोबुलिन से एंटीबॉडी उनके थ्रू वर्क कर लेगी। लेकिन जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो कैसे काम करेगी, वो तो भाई फिक्स है ना, उसमें फिजिकल फैक्टर जैसे कि स्किन हो गए, टीयर हो गए और म्यूकस हो गई, इन तीनों से वर्क करेगी। फिजियोलॉजिकल फैक्टर है जैसे कि HCl इन स्टोमक, जैसे कोई खाना खाया उसमें कोई बैक्टीरिया था, मान लो ऐसे हमने फंगस वाला खाना खा लिया तो हमारा HCl है वो डिस्ट्रॉय कर देगा, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा रहा है। सीबेसियस सिक्रेशन होते हैं उनकी वजह से होता है, ठीक है। साइटोकाइनिन बैरियर में इंटरफेरॉन हो गए, ठीक है, बीटा इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन, ठीक है। सेलुलर बैरियर में देखा जाता है NK सेल्स हो गई, मास्ट सेल हो गई। मास्ट सेल क्या करती है, हिस्टामिन को रिलीज करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज कर सकती है, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ फीवर, फीवर भी देखा जाए तो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, वो भी इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर काउंट होता है। फीवर ऐसा नहीं है कि फीवर एक डिजीज़ है, नहीं, फीवर इसलिए आता है क्योंकि जैसे आप तो सब जानते हैं थर्ड सेमेस्टर में, लेकिन फीवर इसलिए आता है जिससे कि जो बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाए उस फीवर की वजह से। जितना इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर कर देती है हमारी बॉडी जिससे कि जो बैक्टीरिया है वो धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए टाइप फर्स्ट हो गया इम्यूनिटी, इन कौन सी इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड नाम से लग रहा है एक्वायर्ड यानी कोई हमें प्रोवाइड करवा रहा है, एक्वायर्ड, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी रेजिस्टेंस, इम्यूनिटी मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग हिज लाइफ। एक बच्चा जो कि अभी पैदा हुआ है, ठीक है, उसको केवल रोना आता है तो वो हो गई इन्नेट इम्यूनिटी, लेकिन बाद में वो प्रॉब्लम्स के सामने रोएगा थोड़ी, हो सकता है उसके सामने अगेंस्ट में अच्छे से डट के खड़ा हो जाए, तो वो हो गया एक्वायर्ड, ठीक है। वैसे रिलेट नहीं किया बट ठीक है ना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ, ओके। इट इज़ नॉट इनहेरिटेड, ठीक है, यदि इनहेरिटेड होता तो वो इन्नेट में काउंट होता, ठीक है, इन द बॉडी बट एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ प्रोसेस, ओके। इट इज़ स्पेसिफिक फॉर अ सिंगल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अभी हमने बात की थी जो इन्नेट इम्यूनिटी वो स्पेसिफिक भी होती है और नॉन स्पेसिफिक भी होती है। नॉन स्पेसिफिक कब थी, जब एक जनरल इन्फेक्शन हो रहा था, और स्पेसिफिक कब थी, जब एक कोई बैक्टीरिया आ रहा था स्पेसिफिक, ठीक है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो हमेशा स्पेसिफिक होगी, वो हमेशा स्पेसिफिक होगी, कभी भी नॉन स्पेसिफिक हो ही नहीं सकती, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेस ऑन डिफरेंट बेसिस। अब देखो अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है। ऑन अ बेसिस ऑफ मीडिएटेड और मीडियम, कि भाई किस मीडियम के थ्रू वर्क कर रही है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने हाइपर सेंसिटिविटी में देखा था एंटीबॉडी मीडिएटेड और सेल मीडिएटेड, ठीक है। वैसे ही मीडिएटेड या फिर मीडियम के थ्रू देखा जाए तो इम्यूनिटी भी 2 टाइप की होती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी, और वहाँ मैंने बोला था एंटीबॉडी को ही हम ह्यूमरल भी बोलते हैं। तो जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है वो एंटीबॉडी प्रोवाइड करवाती है या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, ठीक है। दूसरी क्या होगी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये कौन करवाएगी, ये सेल प्रोवाइड करवाएगी। और कौन सी सेल हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, टी सेल, ठीक है। 2 टाइप की सेल होती हैं, एक होती है बीटा लिम्फोसाइट और एक होती है हमारे पास टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड करवाएगी और बी लिम्फोसाइट क्योंकि वो एंटीबॉडी बनाती है इसीलिए क्या होगी, ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगी। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है, बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडी फॉर्म बाय प्लाज्मा सेल, ठीक है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होगी, टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी होगी, ओके। हियर टी लिम्फोसाइट आर 4, मतलब 4 टाइप की होती है, कौन सी, टी हेल्पर, किलर, सप्रेसर और मेमोरी सेल, ठीक है। टी किलर को ही हम टी साइटोटॉक्सिक सेल भी बोलते हैं, मतलब किलर यानी ठोक दिया। तो अब हम आगे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क बाय इम्यून सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो अब इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, यदि कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी, और यदि नहीं कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी, ओके। बस इतना सही है, यदि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवली इन्वॉल्व है तो हम उसे बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी, और यदि वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है तो हम उसे बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। और दोनों ही आर्टिफिशियल और एक्वायर्ड हैं, तो एक्टिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी,
ठीक है। तो देखिए, एक्टिव इम्यूनिटी रेजिस्टेंट डेवलप बाय इम्यूनिटी एज अ रिजल्ट ऑफ एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। एंटीजेनिक स्टिमुलेशन यानी कोई बाहर से एंटीजन आया, उसके अगेंस्ट में हमारे इम्यून सिस्टम ने वर्क किया और हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाया, ठीक है। तो वो कौन सी इम्यूनिटी होगी? एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम ने वर्क किया। अब ये दो टाइप की होती है, या तो वो नेचुरल, भाई कोई इन्फेक्शन हो गया, हमारी बीमारी हो गई, कोई भी इन्फेक्शन की वजह से जो भी इम्यूनिटी हमें मिलती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसे हम नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। लेकिन कोई भी आर्टिफिशियल थिंग, जैसे कि अभी कोरोना आया था, कोरोना जिसके हुआ, ठीक है, मोस्टली लोग तो मर गए, चलो कोई रिकवर हो गया ना, जैसे कोई एक पेशेंट था, उसके कोरोना हुआ और वो रिकवर हो गया, तो उसे हम बोलेंगे नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिल गई। क्या मिल गई? नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ना तो हमने उसमें वैक्सीन डाली, ठीक है, ना ही कुछ और किया, लेकिन वो खुद से ट्रीट हो गया, यानी कि नेचुरली हुई, उसके अंदर नेचुरल हीलिंग पावर हुई। एक्टिव क्योंकि इम्यून सिस्टम ने वर्क किया, एक्वायर्ड क्योंकि बाहर से कोई इन्फेक्शन आया था, और इम्यूनिटी तो इम्यूनिटी है यानी रेजिस्टेंस। लेकिन यदि हमने यही क्या किया, जब कोविड की वैक्सीन लगी, जैसे कोविशील्ड लग गया, कोवैक्सीन लग गई, तो हमने क्या किया, आर्टिफिशियली कुछ चीज़ बॉडी के अंदर इंजेक्ट की, जिसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम ने वर्क किया यानी एक्टिव, और हमें इम्यूनिटी मिली। और कैसी इम्यूनिटी मिली? एक्वायर्ड, ठीक है, इननेट तो थी नहीं ना, हमारे अंदर डेवलप हुई, ठीक, लाइफ लॉन्गली डेवलप की हमने, तो इसलिए एक्वायर्ड। तो आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? वैक्सीन्स या इनोकुलम, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एमसीक्यू में आ जाए कि वैक्सीन कैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, तो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अभी बताया था एक्टिवली इन्वॉल्व कर रहा है हमारा इम्यून सिस्टम, तो हम उसको बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी, और यदि नहीं कर रहा है तो पैसिव इम्यूनिटी। Here host or subject is prepared by here host or subject is prepared by prepared antibody, okay, and body cell do not make any active participation of, अच्छा ओके, ठीक है, ये तो जो लाइन है वो देखिए आप, इसका मतलब यही है कि हमारे अंदर जो हमारी इम्यूनिटी है वो डेवलप कैसे हो रही है, हमारा इम्यून सिस्टम वर्क ही नहीं कर रहा, डायरेक्टली हमने कुछ ऐसी चीज़ डाल दी जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क कर गई। अब वो कैसे होगी? वो दो टाइप की हो सकती है, या तो हो नेचुरल, ठीक है, या हो आर्टिफिशियल। अब यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारा इम्यून सिस्टम भी वर्क ना करे और वो चीज़ नेचुरल भी हो, यानी इम्यूनिटी हमें मिल रही है, एक्वायर्ड हो रही है, ऐसा नहीं है इननेट है, एक्वायर्ड है, इम्यूनिटी भी है, और हमारा इम्यून सिस्टम भी वर्क नहीं कर रहा है, यानी पैसिव है, और वो नेचुरल भी है, तो वो होगी IgG। जैसे बच्चा होता है, ठीक है, ये मदर है, ये दोनों प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। प्लेसेंटा क्या करती है? ऑक्सीजन एक्सचेंज करती है, ब्लड एक्सचेंज करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, साथ ही साथ इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करवाती है। इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करवाती है? इम्यूनोग्लोबुलिन G को ट्रांसफ़र करवा के, ठीक है। तो ये क्या हुई? ऐसा तो नहीं है बच्चे में पहले से प्रेजेंट थी, भाई मदर से आ रही है, ठीक है, एक्वायर्ड हो गई। इम्यून सिस्टम ने काम किया? बिल्कुल नहीं किया, डायरेक्टली आई है इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, पैसिव हो गई। क्या इसमें कोई हमने आर्टिफिशियली कुछ चीज़ इंजेक्ट की? नहीं, तो नेचुरल भी होगी। तो नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? उसका एग्जांपल क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन G। इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा एंड रीच टू फीटस फ्रॉम मदर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। इट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड बाय एनी सब्जेक्ट, सो पैसिव इम्यूनिटी नॉट कम फ्रॉम आर्टिफिशियल सोर्स, दैट्स वाई नॉर्मल नेचुरल, ठीक है, यही लाइन लिख रखी है। यही हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो जैसे मेडिकेशन लगा दिया है ना, एंटीबैक्टीरियल सीरम लगा दिया है ना, एंटी सीरम लगा दिया, टॉक्साइड लगा दिया, ठीक है, बैक्टीरियल टॉक्साइड होते हैं ना, तो वो एक तरीके से हमें आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे अंदर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है उसमें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के डिफरेंस के बारे में। ये एक्टिव, देखो, एक्टिव इम्यूनिटी होस्ट इम्यून सिस्टम से प्रोड्यूस होती है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। रिसीव पैसिवली बाय होस्ट पैसिवली रिसीव करता है। इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट, इम्यून सिस्टम शो नो पार्टिसिपेशन। इंड्यूस बाय इन्फेक्शन, ये क्या होती है? कन्फर्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ, ओके, यहाँ वैक्सीन नहीं आएगा, ठीक है, वैक्सीन नहीं आएगा यहाँ पे। प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी, यस दैट्स अ बेटर वर्ड। ये ड्यूरेबल होती है और इफेक्टिव होती है। देखो, जब हमने खुद ने काम किया है, जैसे कि हमने खुद ने नोट्स बनाए हैं अच्छे से, ठीक है, तो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। लेकिन प्रिपेयर्ड नोट्स मिल गए और हमने थोड़े टाइम के लिए याद किया, एग्जाम दिया और छोड़ दिया, तो हमें कम टाइम के लिए याद होगा। लेकिन यदि यही चीज़ अपन ने खुद ने नोट्स बनाए हैं तो हमें याद होगा कि हाँ यार हमने ऐसे लिखा था, तो इसलिए, क्योंकि हमने मेहनत की ना उसमें, इसलिए। तो ड्यूरेबल और इफेक्टिव होगी है, टेम्परेरी और लेस इफेक्टिव होगी। शो स्लो रेस्पॉन्स, अच्छा, नोट्स बनाने में टाइम लगता है ना, तो स्लो रेस्पॉन्स, ठीक है, और
टेलीग्राम से तो हमें नोट्स मिल ही जाते हैं, तो इमीडिएट इफेक्ट होता है, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट, बिल्कुल हमने खुद ने नोट्स बनाए हैं तो हमारे अंदर मेमोरी प्रेजेंट होगी, और यहाँ पे हमने खुद ने नोट्स नहीं बनाए तो इसलिए क्या होगी, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी एब्सेंट होगी, ठीक है। नॉट इनहेरिटेड, इनहेरिटेड नहीं है क्योंकि दोनों ही यार एक्वायर्ड है, ठीक है। लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो कहीं ना कहीं, वैसे तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है लेकिन इसको हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि मदर से मिल रही है, ठीक है, मदर से मिल रही है यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ रही है, तो वो हम इसको एक्वायर्ड को एक तरीके से इनहेरिटेड बोल सकते हैं, ठीक है। बट आई थिंक ये लाइन आप यदि ना लिखो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बोथ सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी पार्टिसिपेट, यहाँ पे केवल ह्यूमरल पार्टिसिपेट करती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी, कि भाई सेल मीडिएटेड क्यों नहीं, टी लिम्फोसाइट थोड़ी हम ट्रांसफ़र कर देंगे, है ना, तो वो तो नहीं, हम एंटीबॉडी तो डायरेक्टली प्रोवाइड करवा सकते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव फेज में अकर, इसमें नेगेटिव फेज हो सकती है और नो नेगेटिव फेज अकर, ठीक है। नेगेटिव फेज का मतलब क्या हो गया, अच्छा हमने वैक्सीन लगाई, मान लो जैसे किसी की कोविशील्ड लगी और उसको कोरोना हो गया, तो वो हो गया नेगेटिव फेज, मतलब हमने लगाई तो अच्छे के लिए थी कि भाई वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, लेकिन वो जो वैक्सीन लगाई ना उसी की वजह से उसके डिजीज़ हो गई, जैसे किसी के हमने डीपीटी की वैक्सीन लगाई और उसको डिप्थीरिया हो गया, तो वो तो वैक्सीन की वजह से हो गया, यानी नेगेटिव फेज इसमें हो सकता है, लेकिन इसका नेगेटिव फेज नहीं होगा क्योंकि इसमें तो हम एंटीबॉडी प्रोवाइड करवा रहे हैं। वैक्सीन में हम क्या करते हैं, किल्ड या फिर जो लाइव बैक्टीरिया या वायरस को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल फॉर इम्यूनो डिफिशिएंट होस्ट, अच्छा जिसके इम्यून सिस्टम पहले से ही लो है या काम नहीं कर रहा है उस पर हम नहीं डालेंगे, क्योंकि हो सकता है हम वैक्सीन या फिर जो भी एक तरीके से हम एक्टिव इम्यूनलाइजर प्रोवाइड करवा रहे हैं वो ही डिजीज़ कर दे, जो कि नेगेटिव फेज को इंडिकेट करता है। एप्लीकेबल टू इम्यून डेफिशिएंट होस्ट, और मोस्ट प्रोबेबली जो पैसिव इम्यूनिटी है वो इम्यून डेफिशिएंट होस्ट को ही प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना लो होता है कि वो एक्टिव इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करवा ही नहीं सकते, ठीक है। सो होप सो ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर लेक्चर्स। थैंक यू सो मच।